ठीक है, तो तुम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाह रही थी। तो स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी हम लोग सीखेंगे उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं पैरेलली, ताकि कुछ और लोगों के काम भी आ सकता है फ्यूचर में। स्टॉक्स के बारे हम्म। में जो तुमको इंफॉर्मेशन है, शेयर या स्टॉक, ये बेसिकली होता क्या है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इट इज अ पार्ट ऑफ, अ पोर्शन ऑफ, क्या सेल करती है कंपनी, अ पोर्शन ऑफ, पोर्शन ऑफ ओनरशिप। कंपनी अपने, अपनी जो ओनरशिप है, जो उसके मालिक हैं, वो अपने ओनरशिप का एक पोर्शन सेल कर देते हैं। तो ये शेयर है actually, ठीक है ना। जब तुम कोई कंपनी खरीदती हो तो एक्चुअली तुम उस कंपनी का एक ओनरशिप का एक पोर्शन खरीदती हो। जैसे अगर तुम रिलायंस का शेयर खरीदती हो, तो रिलायंस के ओनरशिप का एक छोटा सा पोर्शन तुमने खरीदा, रिलायंस का, HDFC का, जिसका भी खरीद रही हो, मतलब उसके ओनरशिप का एक छोटा सा पोर्शन खरीद रही हो। ओके। अब ये स्टॉक मार्केट में और सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो बेसिकली क्या है कि हमारे नोन में भी कई लोग ऐसा करते हैं। जब बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेसमैन जब बड़े बड़े काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत मोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स में ना रनिंग कॉस्ट बहुत हाई होता है। जैसे मेरे ही नोन एक हैं, वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो 9 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट हो रहा है। ठीक है। जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उनको 9 करोड़ रुपीज मिल जाएगा। बट ये 9 करोड़ रुपीज का पूरा अमाउंट एडवांस में नहीं मिलेगा, ये पूरा अमाउंट एंड में भी नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा पर मंथ उनका निकलता रहता है, जितना वो काम करते हैं उस अकॉर्डिंग पर मंथ उनका कुछ पेमेंट निकलता रहता है। ओके, समझ आ रही है बात। और यस सर। जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका निकलता जा रहा है पेमेंट। 7 लाख 10 लाख का मान लो उनका पेमेंट पर मंथ का आ रहा है। बट एट द सेम टाइम इस काम को करने के लिए बहुत सारा मशीनरी लगता है, बहुत सारे एम्प्लॉय लगते हैं, सब कुछ लगता है। पर मंथ खर्चे भी बहुत होते हैं उनको, अपने स्टाफ प्रोवाइड करने पड़ते हैं, मशीन्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, रेगुलर ट्रैवल करना पड़ता है उन सबको मैनेज करने के लिए, मैनेजर्स रखे हुए हैं उन्होंने। बहुत खर्चा होता है पर मंथ का। कई बार जो सैलरी आती है, मतलब जो पेमेंट वहां से आती है कंपनी के साइड से, उससे काम नहीं चल पाता। काफी कैपिटल इंटेंसिव काम है। बहुत सारे बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। कहीं अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, कुछ अगर नहीं समझ में आया पार्ट तो। कैपिटल इंटेंसिव काम हो सकता है जो तुमने प्लान किया है, मान लो कोई बिजनेस, बट उसमें कई बार स्टार्टिंग में कैपिटल बहुत लग जाता है। ऑफिस लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, मशीन्स खरीदने हैं, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। स्टार्टिंग में सारा कुछ अपने पॉकेट से करना पड़ता है। बाद में प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बिक सकता है, तो उस पर प्रॉफिट आता है, तो वो बाद की बात है। तो स्टार्टिंग में जब कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और तुम्हारे पास अगर कैपिटल कम है, तुम कुछ बिजनेस करना चाहते हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट तुम करना चाहते हो, बट तुमको पर मंथ खर्चा करने के लिए पास पैसा नहीं है, तुम क्या कर सकते हो उसके लिए? क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास पैसा इकट्ठा करने का? एक ऑप्शन तो सबको पता होता है, अगर पैसे नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? लोन्स। बैंक से लोन ले सकते हैं। लेकिन लोन भी क्या होता है कि इसमें फिक्स्ड लाइबिलिटी होती है। तुम्हें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, बिजनेस में दोनों चीज हो सकती है, प्रॉफिट हो लॉस हो सकता है। लेकिन लोन में क्या होता है, फिक्स्ड लाइबिलिटी है। तुम्हें उतना वापस उसको पे करना ही है इंटरेस्ट के साथ। जितना टाइम गुजरेगा अकॉर्डिंग तुमको हर मंथ हर ईयर उसको देना पड़ेगा। कुछ बना होगा इंस्टॉलमेंट कि पर मंथ तुम्हें कितना इंस्टॉलमेंट पे करना है। उसमें कुछ पोर्शन तुम्हारे पैसे का जो तुमने लिया है वो होगा, कुछ इंटरेस्ट होगा। ये पक्का लाइबिलिटी है तुम्हारे ऊपर कि तुमको उसको पे करना ही है, चाहे कंपनी बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए। ये पॉइंट समझ में आ गया? इसके रिस्क समझ में आया कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है? यस सर। तो बिजनेसमैन सोचते हैं कि पर मंथ का यार कर्ज ले लेके पैसा उसको फिक्स देना ही है पैसा, तो उससे बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो पहले ही इतने खर्चे हैं, ऊपर से हर मंथ कर्ज भी तो चुकाना है। तो सेकंड तरीका क्या होता है? सेकंड तरीका हो सकता है कि वो लोग शेयर्स निकाले अपने। वो किसी के पास गए जिसको उनको पता है उसके पास इतने पैसे हैं, किसी के पास 2 करोड़ रुपए गए उसके पास, बोले कि भाई 2 करोड़ दे दो, उस 2 करोड़ से बिजनेस करेंगे, और तुम बदले में मेरी कंपनी का छोटा सा शेयर ले लो, 30% पार्टनर, 40% पार्टनर। उसने पार्टनरशिप या शेयर दे दिया अपनी कंपनी का। ओके। एक पार्टनरशिप ऑफर कर दिया, 20% शेयर, 30% शेयर, कितना भी शेयर ऑफर कर सकता है अपनी कंपनी का, और बदले में 2 करोड़ रुपए ले लिए। अब उस 2 करोड़ से वो बिजनेस करेगा, बिजनेस के एंड में प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट दोनों का, इसी रेशियो में, 80-20 का रेशियो में। और अगर लॉस होगा तो लॉस दोनों का।
अब उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं रही। बात समझ में आया इस एग्जांपल से? हम्म, तो फिर ये अपना जब प्रॉफिट एंड में होगा तब वो 20% देगा उसको। यस। प्रॉफिट मतलब वो कंपनी का ओनरशिप, अगर कंपनी की प्रॉफिट होती है, कंपनी अगर लास्ट में प्रॉफिट करता है, तो बेसिकली अब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस प्रॉफिट को एनकैश करने का। कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया, उसमें कुछ परसेंटेज उसका कुछ प्रॉफिट होगा, फिर प्रॉफिट दोनों आपस में लास्ट में बांट लेंगे 80-20। ये एक पॉसिबल हो सकता है कि 80% प्रॉफिट जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसने ले लिया, और 20% प्रॉफिट जो जिसने इन्वेस्ट किया था उसको मिल गया। ये एक तरीका हो ओके। सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस तरीके से उसको मतलब लास्ट में डील करने के। बट एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये एक तरीके से शेयर मार्केट का स्टार्टिंग है। शेयर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, ये तुमको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। लेकिन ऐसे किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर मैं आके तुमसे मांगना शुरू करूँ कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम इतना पैसा दे दो, पार्टनर बन जाओ, ठीक है, उसमें तो हम्म। अगर रैंडमली मैं किसी से मांगने जाऊंगा तो कोई पैसा डालेगा ही नहीं मेरे कंपनी में। कोई जान पहचान का लोग डाल सकता है पैसा, लेकिन कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कोई इन्वेस्टर क्यों मेरे अंदर पैसा डालेगा, मेरी कंपनी में डालेगा? तो उसके लिए क्या होता है कि जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती है कंपनी की। कंपनी को मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप का कंपनी हम लोगों ने स्टार्ट किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और उसके अंदर मैं हर साल क्या करूंगा ना, कि मैं हर साल का अपना अकाउंट ऑडिट करवाऊंगा। जो भी मेरा अकाउंट्स रहेगा साल के एंडिंग में, उसको सीए वगैरह से मैं ऑडिट करवाता रहूंगा। और मैं वो पूरा पब्लिश करूंगा कि मेरा पूरा हिस्ट्री रहेगी मेरी बिजनेस की, कि मैंने इस ईयर में स्टार्ट किया था बिजनेस, मुझे फर्स्ट ईयर में इतना प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू जो भी मेरा है वो सब मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा, डॉक्यूमेंटेड रहेगा प्रॉपरली, एक सीए से ऑडिटेड रहेगा। फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू, मेन चीज़ ये रहती है उसके अंदर, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट लॉस जो भी हो गया। प्रॉफिट लॉस भी दोनों टाइप का, बिफोर टैक्स कितना था अमाउंट, और आफ्टर टैक्स कितना है अमाउंट, वो सारा कुछ उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो ये कंपनीज हमेशा निकालती रहती हैं अपना, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट आती है, रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के हर साल हर क्वार्टर का, ये निकलता रहता है। तो ये एक रिकॉर्ड आते रहता है हमारे पास, इन्वेस्टर्स के पास आता है ये रिकॉर्ड, कि तुम देखो, अगर तुमको लगता है कंपनी अच्छी है, ग्रो अच्छा कर रही है, तुमको लगता है कि फ्यूचर में कुछ चांसेस हैं कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट देगी, तो उसमें इन्वेस्ट करो। जो तुमको अच्छा नहीं लग रहा कंपनी, उसके अंदर ना इन्वेस्ट करो। बात समझ में आ गया? रेवेन्यू। यस। यस। तो फिर ये कंपनीज का सारा कंपनीज निकालता है अपना बैलेंस शीट। सारी कंपनीज, सारी कंपनीज, ऐसा नहीं कि तुम्हारे अपने घर के पास कोई कंपनी स्टार्ट की हो तुम्हारा बैलेंस शीट पब्लिश होगा, ऐसा नहीं है। अब जो लिस्टेड कंपनी होती है, अब जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, इंडिया में तो लाखों लाखों कंपनीज होंगी, तो अब हम्म। सारी कंपनीज नहीं वहां पर अवेलेबल है। जब तुम हम्म। शेयर्स खरीदने जाओगे तो बेसिकली शेयर्स खरीदने के लिए दो एक्सचेंज होते हैं, एक को बोलते हैं एनएसई और एक को बोलते हैं बीएसई। ये गवर्नमेंट के दो एक्सचेंज, बड़े एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो हैं, एनएससी और बीएससी। इन एक्सचेंजेस में कुछ कंपनी लिस्टेड है, कुछ कंपनी ने अपना पेपर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे सबमिट कर रखा है, और वो रेडी हैं शेयर्स बेचने के लिए पब्लिक को थ्रू दीज एक्सचेंजेस। एनएससी और बीएससी के थ्रू वो शेयर बेचने को तैयार है। और एनएससी को सारा डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करना पड़ेगा हर क्वार्टर पे, हर ईयर पे। तो जो कंपनी हम्म। एक बार लिस्ट हो जाती है तो उनको सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एनएससी बीएससी जो रूल्स बोलेगा वो उसको सबमिट करना पड़ेगा। वो अपना कोई डॉक्यूमेंट हाइड नहीं कर सकते, वरना उन पे तुरंत ही एक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे तुमने सुना होगा कि बायजूस वगैरह जो कंपनी है उनका कुछ डिले हुआ था सबमिट करने में रिपोर्ट्स, बट जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो ऐसा नहीं कर सकती। उनको एक रेगुलर टाइमिंग पे पहले बताना पड़ेगा कि एनएससी को कि हम लोग इस डेट पे अपना रिजल्ट सबमिट कर रहे हैं, तो सब कुछ उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। लगभग कितनी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड है? इंडिया में रफली 5,000 कंपनीज लिस्टेड, अप्रोक्सीमेटली 5,000 कंपनीज का शेयर मार्केट में रहता है। उनमें से किसी को भी खरीद सकती हो, किसी को भी बेच सकती हो। तो ये रफली रफली स्टॉक मार्केट का एक बेसिक पॉइंट हो गया। लेकिन ये 5,000 कंपनीज
सारे इक्वली अच्छे नहीं होते। इन 5,000 कंपनीज में से 3,000 4,000 कंपनीज बहुत ही बेकार स्टॉक्स होते हैं। तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर तुमने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। 30 ईयर्स 40 ईयर्स के बाद वो बिजनेस कहाँ स्टैंड करेगा किसी को क्या पता। उसमें से बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो हम्म। जाएंगे लॉस में। हम्म। 100 में से मे भी कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, 100 में से 15 20 10, हम्म। रफली इतने बिजनेसेस काफी अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो परफॉर्म करेंगी ये बहुत कमा सकती है। इंडिया के जो टॉप कंपनीज हैं उनका जो मार्केट कैप होता है, मार्केट कैप मतलब एक तरीके से वैल्यूएशन जो बोलते हैं, उस कंपनी का जो वैल्यू होता है, इंडिया के टॉप कंपनीज कुछ ऐसे भी हैं जिनका मार्केट कैप 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा उस कंपनी की वैल्यू है, मोर देन 20 लाख करोड़। ठीक है, तो कुछ हम्म। बहुत छोटे छोटे कंपनीज भी हैं जिनकी मार्केट कैप हो सकता है कि 50 करोड़ 500 करोड़ के आसपास भी किसी कंपनी की वैल्यू हो सकती है। इनको स्टॉक मार्केट के हिसाब से छोटी कंपनी माना जाएगा। 200 500 करोड़ के आसपास की कंपनी होगी उसको छोटा कंपनी माना जाएगा। और जो बड़ी कंपनीज है उनका मार्केट कैप काफी बड़ा होता है, लैक्स ऑफ करोड़ के आसपास होता है बड़ी कंपनीज का। क्लियर? ये सारी बातें समझ में आ गई? हाँ, यस सर। तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो तुम बताओ स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड, जो तुमको कभी कुछ फील हुआ हो। तो मतलब अगर हम लोग कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसका मतलब वो कंपनी का बैकग्राउंड चेक करके ही करना चाहिए, वो बैलेंस शीट वगैरह यस, सब स्टडी करके और वो एवरी इन्वेस्ट करना क्वार्टर आता चाहिए। रहता है, क्वार्टरली आता रहता है। हम्म। तो साल के अंदर 4 क्वार्टर्स हो जाते हैं। हम्म। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर होता है जैसे जो फाइनेंशियल ईयर होता है बेसिकली, उसके अकॉर्डिंगली उसको 4 पार्ट्स में इक्वली ब्रेक कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर कब से कब तक होगा, अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उसको, तो पहला अप्रैल टू हम्म। अप्रैल से जुलाई। जून, जून जुलाई। मई जून, 3 3 महीने का ऐसा ग्रुप है। अप्रैल टू जून अच्छा। फर्स्ट क्वार्टर हो गया, इसका रिजल्ट्स पब्लिश होता है। अभी तुम देखोगी बहुत सारे कंपनीज का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स आ रहा है। तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम क्वार्टरली रिजल्ट्स सर्च कर सकती हो। अभी बहुत सारे कंपनीज का क्वार्टर का रिजल्ट आया है। ये कहाँ पे मिलता है, तो गूगल पे तुम स्क्रीनर ढूंढ सकते हो। स्क्रीनर, स्क्रीनर जब सर्च करोगी तो स्क्रीनर पे कंपनीज का, कंपनी का नाम साथ में सर्च करोगी स्क्रीनर पे, तो वहां पे तुम्हें क्वार्टरली हम्म। रिजल्ट्स दिखेंगे कंपनी के। फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, ऐसे सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट भी आएगा। सेकंड क्वार्टर कब से कब तक होगा? और जून टू। जून तो कंप्लीट हो गया, अप्रैल मई जून तो फर्स्ट में आ गया। अच्छा, जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई टू सितंबर, जुलाई और जुलाई सितंबर। टू सितंबर होता है। ये रिजल्ट जनरली अक्टूबर नवंबर में आते हैं। तो जून में जो एंड हुआ ना क्वार्टर, हम्म। उसका जुलाई अगस्त में अभी हम्म। रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज का। हम्म। देन फिर थर्ड क्वार्टर कब से कब तक होगा? थर्ड क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके बाद फोर्थ क्वार्टर जो फाइनल क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च। जनवरी फरवरी मार्च। इनको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं Q1 Q2 Q3 Q4। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो अगर तुम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तुमको कंपनी का परफॉर्मेंस का ट्रैक रखना पड़ेगा। ये कंपनी का परफॉर्मेंस है, हम्म। तुम उस कंपनी में पैसा लगा रही हो, कंपनी ग्रो करेगा तो तुम्हारा पैसा ग्रो करेगा, कंपनी फेल हो जाएगा तो तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। क्या तुमको ये बात समझ में आ गया है? हाँ, यस सर। ठीक है, और कितना बढ़ सकता है कितना डूब सकता है इसका भी एक अंदाजा तुमको होना चाहिए। तो कितना भी मतलब बढ़ सकता है डूब सकता है, इसका मतलब ये है कि जो ग्रो करता है ना, बहुत खतरनाक ग्रोथ होती है कंपनीज के अंदर। और जब डूबता है तो बहुत जोरदार डूबता है। ठीक है, जैसे आप एक बार बता रहे थे वो अल्कोहल में इन्वेस्ट करने से वो तो उतना जल्दी नहीं डूबेगा। हाँ मोस्टली जो चीजें ऐसी हैं जिसका डिमांड, इलास्टिक डिमांड नहीं, मतलब बेसिकली कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे एडिक्शन वाली चीजें हैं, तो वो लोग खरीदते ही रहते हैं।
गवर्नमेंट उसमें बैन कर हम्म, सकती है। देखो बहुत सारी ऐसे कंडीशंस है ना जिसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया तो फिर मुश्किल आएगा। ठीक है, मैं मुझे एक बार गूगल अगर ओपन हम्म, करूँ, तो मैं एक बार गूगल का टैब पहले से ओपन कर लेता हूँ, फिर स्क्रीन शेयर कर लूंगा उसका। तो मैं तुम्हें कुछ शेयर्स का ना ऐसे रेट वगैरह दिखा देता हूँ कि कैसे रेट्स वगैरह फ्लक्चुएट करते हैं। तो मे बी उस टाइम पे जब कभी हम लोगों ने कुछ और पढ़ाई करते टाइम, क्योंकि उस टाइम तो हमारा मैथ साइंस का पढ़ाई चलता था, उस टाइम स्टॉक मार्केट का तो नहीं। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, सबको फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब अच्छे से करें ना तो इन चीज़ों में तो तभी तो पैसा ग्रो करेगा। कमाना एक पॉइंट है, ग्रो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हम्म, है। तो जैसे कि हम्म, अगर मैं मान लो कि बात करते हो कि किस कंपनी का देखा जाए, एक शेयर देखते हैं, एमआरएफ का शेयर देखते हैं मान लो। ऐसा नहीं कि मतलब बेस्ट कंपनी है, बट इसका शेयर का वैल्यू कितना दिख रहा है तुमको आज के टाइम पर? एक शेयर का प्राइस गूगल पे कितना शो कर रहा है, देख के बताओ। 1 लाख 1,05,822। 1,05,822, ये एमआरएफ का एक शेयर का प्राइस है। और अगर इसको मैक्सिमम पीरियड में देखा जाए, पुराने टाइम पे इसका कितना शेयर का प्राइस हुआ करता था पहले के टाइम पे, इसका जो प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, 1999 में इसका शेयर 1900 रुपीज का था। अच्छा। वहां से ये ग्रो करके 1,05,000 का बन गया। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मारुति का शेयर है। मेरे घर में मारुति का गाड़ी आया था 2002 में, मारुति का कार आया था मेरे घर पे। ये मारुति का शेयर है, 9,366 रुपीज आज इसकी प्राइस है। 2002 में चेक करते हैं क्या प्राइस थी इसकी। अब मेरे घर में जब वो कार आई थी तो उस टाइम पे हम लोग को रियलिटी में कार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पापा का जो जॉब था तो ऑफिस बिल्कुल घर के पास ही था। तो मोस्टली वो पैदल ही आना जाना होता था उसमें। और कभी अगर दूर में ट्रैवल करना है तो उसके लिए फैसिलिटीज़ थे, बस वगैरह जो भी चीज़ें। कार का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट उस टाइम पे हम लोगों को नहीं था। ये कुछ प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो पा रहा है माउस से, तो मैं इससे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, 2002 के आसपास का तो यहाँ पर रेट भी नहीं दिखा रहा, बट 173 रुपीज़ का था उस टाइम पर। ओके। हम्म, तो उस टाइम पे अगर हम लोग 2 लाख रुपए का कार खरीदा था हम लोगों ने, ठीक है, मान लो कि एग्जाम्पल के लिए 2 लाख। 2 लाख का शेयर खरीदे होते तो। तो हमारे पास 1,000 हाँ। शेयर आता, 200 रुपीज़ के हम्म, अप्रोक्सीमेटली एक शेयर अगर आता हमारे पास, मैं ज़्यादा ही करके बता रहा हूँ, तो 200 रुपीज़ का 1,000 शेयर्स आ जाते हैं हमारे पास। और आज उस शेयर का प्राइस 9366 टाइम्स ज़्यादा होता है। हाँ। तो ये वैल्यू बन जाती 93,66,000 इंस्टेड ऑफ वन कार। जो कार आज के टाइम पर मतलब 15 ईयर्स के बाद वो कार ऐसे भी कबाड़ में चली गई उसको। हम्म, ठीक है, उसके जब वो सेल हुआ फाइनली, जब उसको हटाया गया, तो शायद 20-30 थाउजेंड के आसपास उसकी वैल्यू कुछ मिली थी, 15-20 अच्छा। थाउजेंड ऐसा कुछ मिला था। हम्म, और क्योंकि मारुति की नेक्स्ट कार हमने खरीदी थी तो वो उसमें एडजस्ट हो गया था प्राइसेस। हम्म, कार का पार्ट कंपनी ने वापस खरीद लिया था, तो उसको यूज करेंगे वो। ठीक है, तो ये एक दो टाइप के एसेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एक डिप्रिशिएटिंग एसेट और एक एप्रिशिएटिंग एसेट। कार वगैरह जो भी चीजें होती है ये होती है डिप्रिशिएटिंग एसेट्स, इसकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है, मशीनरी वाली पार्ट जो है खराब होती जाती है टाइम के साथ। बट शेयर या फिर जैसे लैंड या गोल्ड है, इन चीजों की प्राइसेस टाइम के साथ एप्रिशिएट करती है, बढ़ जाती है। तो जब तक जरूरी नहीं हो डिप्रिशिएटिंग एसेट्स नहीं खरीदना चाहिए। हाँ, तुम्हें जरूरत है तो जरूर खरीदना चाहिए, पैसा किस काम के लिए है? जरूरत के लिए ही है। हम्म, लेकिन जब तक जरूरत नहीं हम्म, हो, उसको अवॉइड कर सकती हो। तो स्पेशली स्टार्टिंग एज में महंगी चीजें खरीद करके उस पैसे को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम पे बहुत मैटर करता है, कितने टाइम तक उसको ग्रो करने का टाइम मिला ना, वो बहुत फर्क पड़ता है। और इस बीच में बहुत कुछ खराब हुआ है इंडिया के साथ। ये जो पीरियड था ना, इस बीच में इंडिया के साथ बहुत कुछ खराब हुआ है। एक बार रिसेशन आ गया था 2008 के आसपास, तुमने सुना होगा। 2007 2008 में पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, सुना है ऐसा कुछ? अगर तुम नहीं सर। 2007 2008 के टाइम पे इसका प्राइस 1,000 रुपीज का था, और वो गिर के 500 रुपीज का हो गया था।
500, हाँ हाँ। प्राइस आधा हो गया। तो अगर किसी के पास 5 लाख रुपीज का शेयर होगा तो अचानक वो 2,50,000 का हो गया, उसको फील होगा ये क्या हो गया अचानक ही, ये वैल्यू आधी हो गई। बट ये रिस्की एसेट है, शेयर एक रिस्की एसेट, इसका प्राइस बहुत अप डाउन होता है। लॉन्ग टर्म में हमेशा एक अच्छा ग्रोथ देता है। अभी काफी टाइम से ऑटो वाले शेयर्स थोड़े कम चले हैं, व्हीकल वाले शेयर्स थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे हैं कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, तो ये एक सेक्टर हो गया, इसका एक ग्रोथ का पिक्चर देखा हम लोगों ने। और ये सब पता है मारुति के शेयर्स, कितना मारुति सेल हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मारुति के शेयर्स चलेंगे, वो प्रॉफिट में होगी कंपनी, हम्म लंबे टाइम तक चलेंगे। ओके, चलो एक और कंपनी का देखते हैं हम लोग। मान लो सबको इन्फोसिस के बारे में एक बार देख लेते हैं, इन्फोसिस या टीसीएस के बारे में देख सकते हैं। टीसीएस का शेयर, टीसीएस के बारे में सुना होगा तुमने। यस सो। तो टीसीएस के जो शेयर्स हैं, यहाँ पर टीसीएस का भी रफली जो स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है, गूगल पे जो मैप दिखा रहा है वो कब का दिखा रहा है, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये 2004 का दिखा रहा है, 120 रुपीज का शेयर। तो ऐसा हम्म कुछ लोगों के साथ हुआ है पास्ट में कि कुछ एम्प्लॉयज को फ्री में शेयर मिल जाते हैं कंपनी के, तो उसको वो शेयर मिल गए और उसने फिर अपनी मम्मी के नाम पे गिफ्ट कर दिया उस शेयर को, और वो शेयर की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ते हुए काफी बढ़ गई। और इस बीच में कई बार बोनस शेयर भी मिलता है, वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है चार्ट के अंदर। बहुत सारा डिविडेंड मिलता है, वो सब मिला करके उनको बहुत ज्यादा पैसा मिल गया था, क्योंकि उनको शेयर बेचना तो आता ही नहीं था कि थोड़े थोड़े प्रॉफिट के बाद वो बेच दे शेयर को। तो उन्होंने होल्ड किया हुआ था शेयर, और लंबे टाइम में वो काफी ज्यादा ग्रो कर गया। हम्म ये शेयर की अच्छी बातें देखी हमने, ये हमने ग्रोथ स्टोरी देखा। हमेशा ग्रोथ नहीं होता, हमेशा ग्रोथ नहीं होता, ये एक रिस्की चीज है, तो जरा रिस्क को समझते हैं। तुम्हें पता है अंबानी, धीरू भाई अंबानी के दो सन थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो हम्म दोनों को प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट हुई, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल सा वेल्थ मिला। बट एक बैंकरप्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और दूसरे काफी मतलब इंडिया के रिचेस्ट पर्सन बने हुए हैं। तो अब एक शेयर देखते हैं, आरकॉम। आरकॉम भी एक कंपनी है, ये किसी टाइम पे शेयर 500 रुपीज का था, और भी ऊपर था, थाउजेंड रुपीज के भी आसपास ये ट्रेड हुआ है, 700 800 रुपीज का था। आज इसकी वैल्यू 1 रुपीज 35 पैसे। इट ज्यादा ही डाउनफॉल हो गया। इट कैन गो बोथ साइड्स। तुम्हें केयरफुल रहना है कि शेयर, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, जेपी एसोसिएट्स, ये प्रॉपर्टी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा परफॉर्म करता है तो ये बहुत अच्छा चलता है। एक टाइम पे एक किंग था, इसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी थी एक बार जरा देखते हैं उस टाइम पर। ये काफी एडजस्टेड प्राइसेस है, ये एग्जैक्टली वो सही प्राइसेस नहीं है उसकी। 323 रुपीज दिखा रहा है यहाँ पर, और अभी इसका 8 रुपीज का शेयर। 40 50 टाइम्स शेयर कम भी हो सकती है वैल्यू उसकी, लॉन्ग टर्म के अंदर ये कभी बढ़ा ही नहीं, इतने साल तक उस आदमी का पैसा डूब चुका है। ठीक है, हम्म। तो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट एक रिस्की बिजनेस है, बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकता है लेकिन पैसे डूब भी सकते हैं। यहाँ पे ग्रोथ भी है, रिस्क भी है। अब दोनों का सेफ साइड, अब दो तरीके के इन्वेस्टर हो सकते हैं। एक जो बिल्कुल इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है, जिनको पूरा बिजनेस समझ में आता है। तो एक हो गया एक्सपर्ट्स, जो कंपनी को ट्रैक करेंगे, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे और बताएंगे कौन सी कंपनी का अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो एक उस टाइप के लोग हो गए। एक हम लोगों का टाइप के लोग हो गए, हम लोग कॉमर्स के एक्सपर्ट नहीं हैं, हम लोग इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो भी हैं, तो हम लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, या जो अगर एक्सपर्ट नहीं है बंदा, तो या तो उसकी स्टडी करे, कोई भी उसका एक्सपर्ट बन सकता है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स एंड एमबीए वाला ही कोई होना चाहिए, सिंपल भी कोई इंसान उसको पढ़ेगा सीखेगा। तो बहुत सारे ऐसे अनएजुकेटेड लोग भी हैं जो स्टॉक मार्केट में देख देख कर समझ समझ के बहुत मिलियंस कमा चुके हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर करके अब वो उसके एक्सपर्ट हो चुके हैं। सेकंड ये कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर्स में रेगुलरली एसआईपी कर सकते हैं, रेगुलरली परचेज कर सकते हैं शेयर्स को, और अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स।
क्लियर? सो ये एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है? ठीक है। हम्म। तो बेसिकली मान लो मेरा बहुत मन है आज म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने का, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैं क्या करूंगा म्यूचुअल फंड में, मेरा एग्जांपल लेके समझो कि मुझे बहुत मन कर रहा है आज म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने का। मेरे कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं आती, मुझे इन्वेस्टमेंट आती है। मैं बहुत साल से स्टॉक मार्केट में हूँ। वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनके पास पैसे बहुत कम कम है। वो बहुत कम कम रिस्क ले, स्टार्टिंग में कम कम ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मान लो कोई 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई 2,000 इन्वेस्ट करना चाहता है, छोटे मोटे अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है। मेरे पास अगर मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक अच्छा कैपिटल होना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है। मैं क्या करूंगा इनडायरेक्टली, कि ऐसे 1,000 2,000 रुपये देने वाले मेरे पास 1,000 लोग हैं, मान लो 1,000 रुपये देने वाले 1,000 लोग हैं मेरे पास। एक बंदे का तो 1,000 रुपया गया, मुझे कितने रुपए मिल गए एक महीने में? ये 1,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से वो इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है। तो मुझे एक महीने में कितने पैसे मिल गए? 1,000 × 1,000 कितना हो गया, बताना। 1,000 × 1,000, 10 लाख। 10 10 लाख। 10 लाख रुपीज का एक अमाउंट बन गया मेरे पास एक मंथ का। मतलब साल का 1 करोड़ के आसपास का अमाउंट बन गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जा करके, अब मुझे शेयर चूज करना है। मैं कंपनीज को स्टडी करूंगा। अब मैं भी कैसे करूंगा, मेरे पास मान लो कि मुझे भी एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं एक फंड मैनेजर को हायर करूंगा, उसको मैं जॉब पे रखूंगा, फंड मैनेजर को। अब जो मेरा फंड मैनेजर होगा वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा। उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ही तगड़ी होगी। अगर तुम जनरली फंड मैनेजर्स का देखोगे तो आईआईटीज, आईआईएम्स, सीएफए, सब कुछ कर करके, सीए वीए सब कुछ कर करके फंड का बिल्कुल बहुत साल का एक्सपीरियंस के बाद वो फंड मैनेजर बनते हैं। अब वो बहुत सारी कंपनीज का स्टडी करेंगे। कंपनीज का स्टडी करने के बाद वो शेयर चूज करेंगे, किस कंपनी का कितना शेयर हमें होल्ड करना चाहिए। और वो एक बैलेंस्ड बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सारा रिस्क एक पे रिस्क नहीं ले सकते, कि एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा, कंपनी डूब गई, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं। वो 10-20 कंपनी का एक लिस्ट बनाएंगे कि हम लोग ये सारी कंपनी होल्ड करेंगे, किस रेशियो में करना है वो डिसाइड करेंगे। और वो 10 लाख रुपीज को वो पर्सन इन्वेस्ट करेगा और बदले में ये सैलरी लेगा फंड मैनेजर। बात समझ में आया? यस सर। और मैं क्या चार्ज करूंगा, मैं चार्ज करूंगा एक छोटा सा अमाउंट, मान लो 2-3% का मैं फिक्स चार्ज रख लेता हूँ। किसके ऊपर? ऑन द कैपिटल जो इन्वेस्ट हो रहा है, ये मैं चार्ज रख दूंगा। अगर मैं 2-3% का भी अगर चार्ज रख देता हूँ मान लो, तो मुझे कितना मिल रहा है पर मंथ? 10 लाख रुपीज मिल रहा है। ये मैं बहुत छोटे लेवल पे मैं बता रहा हूँ। जो बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो करोड़ों में उनका मतलब होगा ये ट्रांजेक्शन। तो जो करोड़ रुपए का होगा ट्रांजेक्शन, तो उसका 3% उनकी फीस रहेगी। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है। कुछ बड़ी बड़ी जो है कंपनीज, उनके बहुत ज्यादा मतलब वो एसेट को मैनेज कर रही होती है, और उसका कुछ परसेंटेज उनका फिक्स चार्ज होता है वो लेते रहते हैं। उसी फिक्स चार्ज से वो क्या करते हैं, अपना ऑफिस चलाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी का, और फंड मैनेजर को पैसा भी देते हैं। इतना पैसा तो मेरे ख्याल से फंड मैनेजर की फीस ही रहेगी। 2-3% तो फंड मैनेजर की फीस रहेगी। बाकी उनके अपने खर्चे वर्चे के हिसाब से भी रहेगा। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज काफी अच्छे प्रॉफिट में। ओके। ओके। तो ये एक तरीके से हो गया इन्वेस्ट करने का तरीका, कि अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकता हूँ, और म्यूचुअल फंड जैसा परफॉर्म करेगी उसके हिसाब से मुझे पैसा मिलता रहेगा। ओके। और दूसरा एक होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स सुना है कभी? मार्केट इंडेक्स, निफ्टी सेंसेक्स, सुना है ऐसा कुछ? सुने था बट कुछ समझ में नहीं आता था। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये इंडिया के टॉप मोस्ट सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी जो है, टॉप 50 कंपनी जो इंडिया की होती है ना, 50 टॉप कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू। और सेंसेक्स होता है टॉप 30 कंपनीज। ये उसकी लिस्ट होती है, ये गवर्नमेंट के साइड से आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये म्यूचुअल फंड भी नहीं है।
म्यूचुअल फंड को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सेंसेक्स कैसा परफॉर्म करता है। एक बार सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं। तो इन सब कंपनीज पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेंसेक्स एंड निफ्टी में भी इन्वेस्ट करने का कुछ तरीका होता है। ओके। अब सेंसेक्स या निफ्टी को अगर देखा जाए, सेंसेक्स को, सेंसेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से दिख रहा है यहाँ पर, 1980s के टाइम पे स्टार्ट हुआ हुआ लगभग। उस टाइम 100 रुपये 500 रुपये का था जब स्टार्ट हुआ था। आज इसकी वैल्यू पहुंच गई है 65,322। और ये सेफेस्ट बेट है, क्योंकि ये डूब नहीं सकता। कंट्री डूब नहीं सकती, कंट्री की इकोनॉमी डूब नहीं सकती। और डूब गई तो फिर हमारा पैसा ऐसा भी किसी काम का नहीं है। अगर पूरा कंट्री बैंकरप्ट हो गया, सारे बैंक ही खत्म हो जाएंगे उस टाइम पर, हम्म। तो वो एक सबसे खतरनाक सिचुएशन हो सकता है। तो अगर इसको भी तुम लेके चलो, मान लो 100 रुपीज का वैल्यू आज 653 टाइम्स हो गया है। जो 100 रुपीज का होता है उस टाइम पर, वो आज 653 टाइम्स हो गया। कितने ईयर्स में? लगभग 43 ईयर्स में। ऐसा मान 40 ईयर्स के आसपास में इतना पैसा बढ़ चुका है। तो आज से अगर तुम एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो, लाख रुपए भी डाल के छोड़ो एक लंबे टाइम तक के लिए, और इंडिया में हर इंसान आज के टाइम पे अगर लाख रुपए डाल के छोड़े, 40 ईयर्स के बाद इंडिया कितना बड़ा कंट्री बन सकता है अगर हर कोई का पैसा 653 टाइम्स हो जाए। सबके पास 6.53 करोड़ अवेलेबल रहेंगे। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गुड आइडिया। बस एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया जा रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि एक बार जब जब तुम इन्वेस्ट करो, तुमको नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में क्या आने वाला है। हो सकता है इस पैसे की वैल्यू आधी हो जाए, कोरोना आ गया, कुछ बड़ा न्यूज आ गया, कोई गवर्नमेंट जो बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट है वो इलेक्शन हार जाए, मार्केट उसको निगेटिवली लेके, अब जो नई मार्केट गवर्नमेंट आई है वो मार्केट के लिए अच्छी नहीं है, तो शेयर्स गिर सकते हैं। किसी दो तीन कंट्री का लड़ाई हो जाए तो शेयर गिर सकते हैं। हम्म। ऐसा कई बार हुआ है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन हुआ तो एक अच्छा खासा मार्केट गिरा था। उससे पहले कोविड आया था तो मार्केट तो आधे प्राइस पे आ चुका था उस टाइम पर। ठीक है। हम्म। तो वो सब मौके बहुत अच्छे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमें उन मौकों के लिए भी रेडी रहना है। बट एट द सेम टाइम सिर्फ उन मौकों के चक्कर में रहेंगे तो हमें बहुत सारा मतलब ग्रोथ मिस हो जाएगा हमारा। मार्केट हमेशा बढ़ती रहती है, बीच बीच में कुछ कारण से फॉल होती है। तो हमें रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका होता है जो मैंने वर्ड यूज़ किया, SIP। SIP इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या प्रोग्राम कह सकती हो। इसमें क्या होता है कि हर मंथ के एक फिक्स डेट पे तुम शेयर खरीद ले रहे हो। उससे क्या है कि लंबे टाइम में तुम्हारे पास एक एवरेज प्राइस आता है, और उसमें ग्रोथ काफी, मतलब तुम्हारा रिटर्न्स काफी बढ़ जाता है उस कारण से। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसमें क्या हो सकता है, कभी तुमने महंगा भी खरीदा, कभी सस्ता भी खरीदा, एवरेज हो रहा है, तो उसके ठीक करने के और बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं हमारे पास, जिसमें कि हम लोग सिर्फ सस्ते सस्ते में खरीदे, महंगे में ज़्यादा ना खरीदे, और हम लोग एक अच्छा रिटर्न निकाल पाए। हाईएस्ट रिटर्न निकालने के लिए बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं। SIP के अंदर बहुत सारा तरीके से दिमाग लगा के हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा और बेटर रिटर्न हो। और एक और पॉइंट, कि म्यूचुअल फंड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इंडेक्स से बेटर रिटर्न निकाल पाते हैं। ये हिस्टोरिकली प्रूवन डाटा है कि जनरली इंडेक्स सबको आउट परफॉर्म कर जाता है मोस्टली। बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं जो इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। मीटिंग एंड होने वाला है, दोबारा ज्वाइन करना चाहोगी, कंटिन्यू करना चाहोगे? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, हम्म। दोबारा ज्वाइन कर।